नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपने उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मथुरा से, जहां ट्रक और श्रद्धालुओं से भरी बस में हुई भिड़ंत, हादसे में 3 की मौत, 40 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। मथुरा से दिल्ली आ रही थी बस, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 66 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक में जा घुसी, जिससे हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे, जिसमें से करीब 40 यात्री घायल हुए हैं, जबकि 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी बस वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन कर दिल्ली की ओर जा रही थी। तभी बस में सवार सभी लोग दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये ट्रक और बस की टक्कर में 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोग घायल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यमुना एक्सप्रेस पर यह हादसा हुआ है, जहां बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। तो इस हादसे में 3 की मौत, जबकि 40 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि वृंदावन से मंदिरों में दर्शन करके श्रद्धालु लौट रहे थे। श्रद्धालुओं से भरी बस की टक्कर ट्रक से हो गई। तो वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क थाना नवझीर क्षेत्रांतर्गत माइलस्टोन 66 के निकट एक बस एवं ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप करीब 20 से 25 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां वे उपचाराधीन है। यहां अन्य जांच की जा रही है और जो मलबा है सड़क पर उसे हटाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भीषण सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कितने अभी अन्य लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और कितनों की हालत गंभीर बताई जा रही है? जी जागृति, ये मामला जो है यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 66 का है और इसमें जो है बस की इतनी भीषण टक्कर हुई है ट्रक और बस की कि काफी लोग इसमें घायल हो गए हैं। लगभग 40 लोग इसमें घायल हैं, जो अस्पताल में, CHC में और जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, और जिसमें 6 लोग काफी गंभीर स्थिति में हैं, काफी घायल हैं। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये यमुना एक्सप्रेस वे अब बहुत बड़ा मौत का एक्सप्रेस वे बन गया है और आए दिन यहाँ पर ये दुर्घटनाएं होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक हरदोई का परिवार जो आगरा से नोएडा की ओर जा रहा था और वो माइलस्टोन 68 पर उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो ये आए दिन यहाँ पर मौत एक्सीडेंट होते हैं और तमाम परिवारों की मौत हो जाती है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड है, स्पीड ट्रेनर नहीं लगे हुए हैं और अगर कहीं लगे हैं तो वो बहुत खराब हैं। स्पीड ट्रेनर के साथ साथ उनकी चालान होना चाहिए, उनका जो स्पीड गति में चलते हैं। और हालात इतने खराब हैं कि ये श्रद्धालुओं से भरी हुई बस वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने, प्रेम मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन करने जो श्रद्धालु आए हुए थे, वो श्रद्धालु बस से जब अपने दिल्ली लौट रहे थे तो जैसे ही बाजनाकट से वो बस चढ़ी है बस और यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बजरी से भरा हुआ ट्रक था, जो ट्रक में जाके जो है ये गाड़ी जो है बस श्रद्धालुओं से भरी टकरा गई है और टकराने के बाद में इतना भीषण जबरदस्त टक्कर हुई है कि उसमें जो है
लगभग बस के जो है सभी यात्री घायल हो गए और जिसमें 3 की जी बिल्कुल फारूक, और ये भी जानना चाहेंगे कि इस हादसे का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? क्या जो ट्रक ड्राइवर था उसकी गलती मानी जा रही है, बस ड्राइवर की गलती मानी जा रही है? जी जागृति, इसमें बस ड्राइवर की गलती जो है ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि ट्रक जो है साइड से खड़ा हुआ था और बस ड्राइवर ने जाके उसमें टक्कर मारी है। खड़े ट्रक में बजरी से भरा हुआ ट्रक था और टक्कर भी इतनी जोरदार की हुई है कि बस के भी आगे से बिल्कुल परखच्चे उड़ गए एकदम, और हालात इतने खराब हो गए कि बस में जितने यात्री बैठे थे, लगभग 60 यात्री थे, उसमें सब घायल हुए हैं। 3 की मौत हो गई, 6 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन एक बात और देखने में आ रही है कि यमुना एक्सप्रेस वे पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और तमाम लोगों की मौतें होती हैं और पूरे के पूरे परिवार जो है खत्म हो गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे की स्पीड पर जो है यमुना एक्सप्रेस वे के कर्मचारी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, यूपी ईडा के कर्मचारी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं जो है, और कहीं कहीं इनके जो कैमरे लगे हुए हैं वो भी खराब स्थिति में हैं और स्पीड ट्रैकर जो लगे होते हैं वो भी खराब स्थिति में हैं, उनको भी लगाया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यमुना एक्सप्रेस वे पे चलने का, अब ये यमुना एक्सप्रेस वे न रह गए, यमुना एक्सप्रेस वे मौत का एक्सप्रेस वे बन चुका है। जी जागृति। जी बिल्कुल फारूक, आए दिन इस तरह के हादसे जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं और ऐसे में ये भी एक बड़ी ही जानने वाली बात है कि आगे प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाएगा ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। जी, हमने तमाम अधिकारियों से इस संबंध में कई बार बात करी कि यमुना एक्सप्रेस वे पे जो अव्यवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को पूरा किया जाना चाहिए, जो ट्रैफिक नियम है उनका पूरी तरीके से पालन कराना चाहिए। लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे के यूपी ईडा जो विभाग है जो यमुना एक्सप्रेस वे को संचालित कर रहा है उसका भी कोई इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और जब से यमुना एक्सप्रेस वे चालू हुआ है, यमुना एक्सप्रेस वे पे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई बड़े हादसे होते रहते हैं और ऐसा देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा परिवार जो है समाप्त हो जाता है, मौत की नींद में सो जाता है और अधिकारियों के ऊपर अधिकारियों पर के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है। जी जागृति। जी बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं पडरौना के उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह और सदर विधायक मनीष जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य ममता मणि त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य कुंवर आरपीएन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में समानता लाने का काम किया है जो धरातल पर दिख रहा है। आज गांव-गांव में बिजली, पानी, गैस, शौचालय समान स्तर पर हर वंचित लोगों को मिल रहा है। हर गरीब से गरीब आदमी के पास स्मार्टफोन हो ताकि वो शिक्षा के समान अवसर से लाभान्वित हो सके, जिससे कि सही लक्ष्य साधने में कारगर सिद्ध होंगे। वहीं विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि आज के दौर में युवाओं को स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है और देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये एक अनूठी एवं सार्थक पहल है। इसके जरिए शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक और सुधार किया जाएगा और विद्यार्थियों के अध्ययन में सुगमता होगी। रहती हैं उनको भी, कई लोग बच्चे यहाँ होंगे जिनके माता पिता के पास पैसे होंगे, जो स्मार्टफोन उनके पास पहले ही से होगा, परंतु मैं चाहूंगा आप अपने माता जी को भी इससे जोड़िए कि उनको भी तमाम चीजें देखने को मिली कि गांव में मोदी जी की सोच है सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए, सबके पास फेयर चांस होना चाहिए, सबको कंपटीशन में इक्वल मौका मिलना चाहिए। तभी हमारा प्रजातंत्र का मतलब सबको एक आंख से देखना, सबको वही मौका होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। केंद्रीय अंतरस्तरीय मत्स्यिक अनुसंधान संस्थान
सिफरी की ओर से अयोध्या के गुप्तार घाट पर सरयू नदी में 2 लाख मछली के बीज डाले गए, जिसमें रोहू, कतला, कलबासु और मृगला मत्स्य प्रजातियों के फिंगरलिंग, अंगुलिंग और आकार के मत्स्य बीज शामिल हुए। इस दौरान अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, डीएम नीतीश कुमार और सिफरी के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि मछुआरों को आय बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल सिफरी बेरखपुर कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय ट्रंचिंग कार्यक्रम 2022 बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसी कड़ी में गुप्तार घाट स्थित सरयू नदी में आज 2 लाख मछली डाली गई। वहीं संस्थान के निदेशक और परियोजना के मुख्य अन्वेषक डॉक्टर बीके दास ने कहा कि इस परियोजना में मछली की विविधता का एक अन्वेषण सर्वेक्षण, बहुमूल्य मछली, रोहू, कतला और कालबाजू, मृगला और महाशीर के स्टॉक मूल्यांकन के साथ साथ चयनित मछली प्रजातियों के बीज का उत्पादन और स्टॉक में वृद्धि शामिल है। तो अयोध्या में सरयू नदी में 2 लाख मछली के बीज डाले गए। स्वच्छ करने की योजना है और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप देखते हैं जब इस संसाधन का सदुपयोग बहुत जरूरी है और अति दोहन से समस्या होती है, और इसीलिए एक तो जागरूकता कार्यक्रम है, मछुआरों की जागरूकता कार्यक्रम है, किस प्रकार मत्स्यन करना है और कैसे हम रैंचिंग के द्वारा एक जो इसी के यहाँ के स्पीसीज है, जो यहाँ नदी के इंडिजिनियस स्पीसीज हैं, जो सरयू नदी के, गंगा नदी के, इसी इंडिजिनियस स्पीसीज को लेकर हैचिंग के द्वारा इसका बहुगुणित करके इसको फिर नदियों में छोड़ा जा रहा है। भारत सरकार का नमामि गंगा प्रोग्राम में आईसीआर सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर और सेंट्रल इलाहाबाद में मिलकर यहाँ नमामि गंगा का प्रोग्राम के तरफ हम इस साल जो 17 तारीख से अभी जैसे शुरू हुआ थे सरयू नदी, उससे पहले बैरकपुर में गांधी घाट में शुरू हुआ था। हम इस महीने के अंदर 20 लाख मछली गंगा नदी और सागर नदी में छोड़ रहे हैं। इसके तरफ आज 2 लाख मछली यहाँ छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं मछली का प्रबंध जितना ज़्यादा होगा, मछुआरों का रोजी रोटी मिलेगा और इकोनॉमिक ब्रिज जैसे होगा, जिसके कारण गंगा का जो निर्मल धारा, जो मछली का शक्ति है, एक्वा लाइफ का शक्ति है, क्लीनिंग पावर, वो क्लीन करेगा भी। ये मछली गंगा नदी को साफ भी रखेगा और मछुआरे का रोजी रोटी बढ़े। खबर कुशीनगर से अर्जा ग्रामीणों ने सरकारी कोटे की दुकान के चयन में देरी होने पर ब्लॉक कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वही गांव के पूर्व प्रधान पप्पू चौहान की अगुवाई में जुटे ग्रामीणों ने वीडियो पर आरोप लगाया कि कोटे की दुकान पिछले 6 महीने से लंबित है। कई बार निवेदन के बाद भी ग्रामीण हितों की अनदेखी की जा रही है। कभी पंचायत भवन तो कभी प्राथमिक विद्यालय परिसर में चयन को लेकर बैठक हुई, लेकिन वर्तमान प्रधान के प्रभाव में आकर ब्लॉक के अधिकारी चुनाव डाल दे रहे हैं। वीडियो का तानाशाही नहीं चलेगा, वीडियो का तानाशाही नहीं चलेगा, वीडियो का तानाशाही नहीं चलेगा। 5 तारीख को डेट फिक्स हुआ, वो भी निरस्त हुआ। किस चीज का? कोटे का, कोटे को चयन को लेकर, चुनाव को लेकर के, और वहां से निरस्त करवा करके यही अधिकारी लोग 17 तारीख को डेट फिक्स किए। और डेट फिक्स करने के बाद जब हम लोग तीनों प्रत्याशी को डुबकी लगवाए प्रधान जी ने, और जब प्रधान जी डुबकी लगवाए तो उसमें ये नहीं कहा गया कि आधार कार्ड लेकर आए, लेकिन तो फिर भी 3 प्रत्याशी हमारे लोग हैं, तीनों प्रत्याशी के जितने भी लोग थे सभी लोग आधार कार्ड लेकर गए। तो हम हजारों की संख्या में थे, हजारों की संख्या में, जिसमें वीडियो बना हुआ, हजारों की संख्या में रहते हुए भी प्रधान वहाँ का हासिम अली, उन्होंने अराजकता फैलवा करके इसका निरस्त करवा दिया। चारबाग को जाम से मुक्त कराने की कई दिनों से कवायद लगभग फेल हो गई। हर खबर ने शाम को मौके का मुआयना किया तो दुकानों से लेकर ऑटो, टेम्पो सब बेतरतीब खड़े मिले। जहां दुकानें लगाना प्रतिबंधित था वहां भी दुकानें लगी मिली। बैरियर भी बस दिखावा कर रहे हैं। टेम्पो वाले स्थानों पर भी ठेले वालों ने कब्जा कर रखा था। तो लखनऊ में चारबाग को जाम मुक्त कराने की कवायद जो है वो फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर दुकानों को लगाने का प्रतिबंध है वहीं पर भी दुकानें लगाई गई है। वही आपको बता दें कि जहां पर ऑटो और रिक्शा के खड़े होने की जगह है वहां पर भी ठेलों ने कब्जा करा हुआ है। देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिहाज से शहर के 11 प्रमुख मार्गों पर ई रिक्शा का परिचालन बंद करने के आदेश माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देशन में किए गए हैं।
हम देख रहे हैं कि जो ई रिक्शा है उनकी संख्या जो हमने आरटीओ कार्यालय से प्राप्त की वो लगभग 30,000 से ज़्यादा है और इनका रूट भी निर्धारित नहीं है और कहीं पर भी ये लोग चले जाते हैं और वहाँ पर एक कंजेशन जाम की स्थिति क्रिएट करते हैं। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे, जो कि लखनऊ में आने वाले सभी लोगों का एक मुख्य द्वार है। अभी कुछ समय पहले एक आदेश उन्होंने पारित किया जिसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ से ई रिक्शे का क्षेत्र बनाया जाएगा और क्षेत्र के हिसाब से ई रिक्शे चलेंगे, जिससे शहर में ट्रैफिक का बदहाली किसी तरीके से समाप्त हो। आप देख सकते हैं कि उन आदेशों का कितना पालन हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो आला अधिकारी जब यहाँ पहुँचते हैं, खुद डीसीपी खुद डीएम साहब आए, महापौर आई और बड़े बड़े अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आए और उनके आते ही यहाँ की सारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो यहाँ पर कभी भी जाम नहीं लगता है। लेकिन क्या हर समय अधिकारी मौके पर पहुंच के मुआयना कर पाएंगे? ये मुमकिन नहीं होता है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यहाँ से कुछ दूरी पे हुसैनगंज का एरिया लगता है, थाना हुसैनगंज, और इसी की तरफ अगर हम घूम जाएं तो ये क्षेत्र लगता है नाके का। ये नाके का क्षेत्र है हमारी तरफ। ये दोनों क्षेत्र बटे हुए हैं और इसका जो पूरा कार्य का वो हिसाब किताब इन क्षेत्रीय थानों पर और चौकियों पर है। क्या इस समय आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे हुसैनगंज पुलिस हो चाहे नाका पुलिस हो, कहीं से ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या लखनऊ शहर की स्थिति अगर ऐसी रहेगी तो क्या ट्रैफिक से किसी तरीके से लोगों को निजात मिल पाएगी? मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक अधिकारी जब पहुंचते हैं तो सब स्थिति एकदम सही हो जाती है। लेकिन अधिकारियों को जब जानकारी नहीं रहती है तो क्षेत्र की देखरेख नहीं करनी चाहिए, या नगर निगम के और लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मा है, क्या उनको देखरेख क्षेत्र की नहीं करनी चाहिए? अब आप नीचे देख सकते हैं ई रिक्शे कि यहाँ पे यहाँ चलेंगे और रोडों पर नहीं रहेंगे। आप खुद देख सकते हैं चौकी बगल में है और यहाँ का अतिक्रमण आप देखिए। उसी तरह यहाँ बगल का हुसैनगंज थाना है, हुसैनगंज की एक पुलिस यहाँ पर नहीं है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ की हम स्थिति और कायदे से दिखाते हैं कि ये रास्ता सीधे यहाँ से कैसरबाग को गया हुआ है जो मेरे सामने है, और इसके पीछे यहाँ का जो अतिक्रमण, हम इधर कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, क्या स्थिति है। अब इसको देखने वाला, हाँ आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये लाइन यहाँ से दिख रही है। आला अधिकारियों द्वारा, नगर निगम के और पुलिस प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर किया गया है, वो ये आदेश दिया गया है कि इस पटरी के तहत गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीली टैक्सियाँ इस पटरी के तहत खड़ी हुई हैं और ये बसें भी इधर खड़ी हुई हैं। लेकिन उस तरफ आप रोड पे किस तरह ये हाल है यहाँ का आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे ई रिक्शों का हालत देख सकते हैं, किस तरीके से लोगों ने पूरी रोड को बंद कर रखा है। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में शहर की जो इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था है क्या सुधर पाएगी? सिर्फ अधिकारियों के आ जाने से, मौके का निरीक्षण कर लेने से उस समय सन्नाटा हो जाना, उसके बाद की स्थिति आम जनता को झेलनी पड़ती है। क्या इसमें इसका खुद जिम्मेदार कौन है? ये खुद आला अधिकारी इसका निर्णय करेंगे। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। लखनऊ के मुख्य एरिया चारबाग रेलवे स्टेशन के करीब, जहां पर लगभग अतिक्रमण सदैव भरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आता है और मौके मौके पर पहुंचकर वहां का भ्रमण करता है कि किसी भी तरीके से अतिक्रमण वहां बंद हो। इस समय खुद अतिक्रमण को हटाने के लिए डीसीपी, पीओ साहब और नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, ये जो आज यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर पूरा गश्त किया गया है आला अधिकारियों के तौर पर, तो आप इस तरीके को देखते हैं कि ये चारबाग का अतिक्रमण कब तक दूर? जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम लोगों के द्वारा पहले जो लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हैं, यातायात बाधित हो रहा था, उनको पहले चेतावनी दी गई, उनको नोटिस दिया गया और उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी वार्ता करके एक सुगम यातायात बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में आज नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक के लोग, सब लोग मिल करके ये संयुक्त प्रयास हम लोगों का जारी है और जो लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हैं उनको समझाया गया है, उनका सहयोग भी मिल रहा है
और इस एरिया को बिल्कुल सुगम बनाया जाएगा और किसी प्रकार को जन सुविधा का ध्यान रखते हुए किसी प्रकार को किसी को असुविधा नहीं होने का प्रयास किया जा रहा है। सर, एक लंबे समय से यहाँ अतिक्रमण का प्रभाव रहा है, क्या कोई कुछ नई रणनीतियाँ बनाई गई हैं जिससे अतिक्रमण को सही तरीके से जल्द संभाला जा सके? स्ट्रेटजी पहले जैसे रहती है पुलिस की, और जो भी इसके स्टेक होल्डर है सबको मिल करके एक संयुक्त प्रयास के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। और आप देखेंगे 2-4 दिनों के अंदर बहुत अच्छी तरीके से सब लोग आराम से अपने गंतव्य को जाएंगे, किसी को कोई असुविधा होने नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये थे हमारे साथ मध्य से एडीसीपी साहब, जिनका साफ तौर पे ये बोलना है कि आने वाले समय पर आप देखेंगे कि अब आने वाला जो समय होगा वो कहीं ना कहीं से रास्ते को सुगम बनाया जाएगा और इस तरह की तकलीफों से दूर किया जाएगा। कैमरा साकेत के साथ आनंद सिंह, लखनऊ। बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ग्राम परमानंदपुर में 5 अप्रैल को गल्ला व्यापारी से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट हुई थी। इस लूट में शामिल बदमाश को बीते 8 मई को पुलिस मुठभेड़ दौरान पकड़ा गया। वहीं उस दौरान आरोपी भागने में सफल हो गया था। तभी से पुलिस इसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आरोपी खुद गोली लगने के डर से मंगलवार को गले में तख्ती डालकर फैजगंज थाना पहुंच गया और गल्ला व्यापारी से हुई लूट में शामिल होने का आरोप भी कबूल किया। उसने कहा कि अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे गोली मत मारना, मैं जीना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा में 5 अप्रैल को परमानंदपुर में जो लूट हुई थी, उस लूट का एक अभियुक्त जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, आज गले में तख्ती डालकर उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। और इस अभियुक्त का नाम है फुरकान उर्फ सदुआ। इस अभियुक्त को सरेंडर करने के उपरांत पुलिस कक्षा में लेकर के इसे लूट के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है और विवेचना के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो बदायूं में गल्ला व्यापारी से 5 लाख की लूट वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद गले में तख्ता लटकाकर थाने पहुंच गया और अपनी गलती भी कबूली। वही उन्होंने अपनी गलती कबूलते हुए कहा कि मुझे गोली मत मारिएगा, मैं जीना चाहता हूं। तो बदायूं जनपद में ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि 5 लाख की लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने में पहुंचकर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर जाम की स्थिति सालों से बनी चली आई है। वही अतिक्रमण को हटाने के लिए शासन प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत लखनऊ डीएम डीजीपी मध्य ने भी खुद चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचकर लोगों को सही ढंग से गाड़ी पार्किंग करने के लिए समझाया। लेकिन आपको बता दें कि जब भी आला अधिकारी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो नीचे के कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम के हो या पुलिस विभाग के हो, हरकत में आते हैं और आनन फानन में सारी स्थितियों को सही कर देते हैं। लेकिन अधिकारियों के लौट जाने के बाद फिर से वही हाल हो जाता है। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।